हेलो डियर एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। और एक लंबी छुट्टी के बाद अब हम लोग फिर से अपने क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी को एक बार फिर स्वागत है जनरल बाजार क्लासेस में और इकोनॉमिक्स के क्लासेस में। तो पिछले एपिसोड में जो हम लोग बात कर रहे थे, नेशनल इनकम हमने स्टार्ट किया था, और नेशनल इनकम का इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो जीडीपी तक हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस जो हैं आज से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी को नेशनल इनकम जो हम लोग पढ़ रहे थे, इस नेशनल इनकम में यानी राष्ट्रीय आय, तो इस नेशनल इनकम में हम लोग डिस्कस कर रहे थे राष्ट्रीय आय का, जिसमें हमने जीडीपी की बात कर लिया था, ठीक है, एनडीपी की बात कर लिया था। जीडीपी में हमने रियल जीडीपी एक होता है, तो रियल जीडीपी हो गई थी। एक हमारा नॉमिनल जीडीपी होता है, इस पर भी हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था, है ना। तो चाहे रियल जीडीपी हो या आपका, थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है, तो आपका नॉमिनल जो जीडीपी होता है, ये नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने कर रखा था, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह हमारा होगा जीएनपी, ठीक है। जीएनपी, जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका हिंदी आपका हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो पिछले क्लासेस में हम लोग जीएनपी नहीं देखा था। तो देखो बच्चों, जब जीएनपी का मतलब क्या होता है, तो जीएनपी का मतलब होता है कि जैसे मान लिया जाए, सपोज दैट ये हमारा प्यारा भारत इंडिया है, ठीक है, और अब इंडिया के साथ साथ हम यहाँ पर यूएसए अमेरिका को रख लिया, यहाँ पर मान लिया जाए आपने फ्रांस को रख लिया, ठीक है, आराम से एकदम फिगर में समझिएगा। यहाँ पर मान के हम चलते हैं, यहाँ पर चाइना है, देन आफ्टर यू कैन से यहाँ पर कनाडा को हमने रखा, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आप कोरिया, साउथ कोरिया के भी रख सकते हैं, इधर आप नेपाल को रख लो। दुनिया के अन्य देशों से हम चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे इकोनॉमिक्स में जो नेशनल इनकम के अंतर्गत जो हम लोग जीएनपी देखेंगे, तो जीएनपी कहता है कि कोई भी भारतीय, इससे पहले जो हम लोग जीडीपी में देखा था, उसमें देखा था कि देश के जो हमारा जियोग्राफिकल बाउंड्री होता है, तो अंदर यानी विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया हमने बात किया था। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें होगा आउट ऑफ इंडियन जियोग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होगी, चाहे वो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोना में व्यक्ति हो, लेकिन बस ध्यान देना है कि वह व्यक्ति हमारा भारतीय होना चाहिए, ठीक है। तो यदि वह व्यक्ति हमारा इंडियन है और वह दुनिया के किसी भी कोना में या दुनिया के किसी भी देशों में कमाता है और अर्न कर करके भारत में वो अपने इनकम को भेजता है, तो प्रश्न यहाँ पर दो होंगे कि जैसे मान लो कोई भारतीय है, वो अमेरिका में कमाता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अमेरिका के भी नागरिक कमाता होगा भारत में, वो भारत से पैसा भेजता होगा। यानी मान लिया जाए कि कोई भारतीय है, यहाँ पर पिंक जो है मान लो हमने इंडियन को रखा, तो इंडियन जो है इंडियन अमेरिका में कमाया, तो इंडियन अमेरिका में कमा करके अपना पैसा भारत में भेजा। अच्छा, कोई ऐसा होगा जो मान के चलते हो अमेरिकन होगा, जो भारत में काम करता है या भारत में रहता है, तो भारत से कमा के उन्होंने अमेरिका में भेजा। ठीक उसी प्रकार कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो फ्रांस का है और वो इंडिया में कमा करके, इंडिया से कमा करके वो फ्रांस में पैसा भेजा। तो मैंने सी बात, एक ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा भारतीय जो फ्रांस में काम कर करके इंडिया को पैसा भेजता होगा। यानी हमने क्या देखा कि हमारा इंडियन देश में नहीं, विदेशों में, बस अंतर इतना ही है कि दैट पर्सन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया या हैविंग द नेशनलाइजेशन ऑफ इंडिया। यानी कोई भी भारतीय नागरिक दुनिया के किसी भी कोना में, दुनिया के किसी भी देशों में, यदि एक वार्षिक जो हमारा एक फिनेंशियल ईयर होता है, एक फिनेंशियल ईयर में यदि वो कमा करके भारत में पैसा भेजता है और उस पैसा को यदि हम भारतीय जीडीपी में ऐड करते हैं, तो वह हमारा जीएनपी निकलता है। अर्थात अब इसका हम डेफिनेशन की ओर आते हैं। तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे, अब इसका इक्वल टू हम करेंगे, किसी वित्तीय वर्ष में, किसी वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिक द्वारा, किसी देश के नागरिक द्वारा
किसी देश के नागरिक द्वारा विदेश से शुद्ध कमाई गई आय को अपने देश के जीडीपी में शामिल करने पर प्राप्त धन जीएनपी कहलाता है। अब मुझे लगता है आराम से समझ में आ गई होगी। यानी कोई भी भारतीय व्यक्ति हो, कोई भी, और वह भारत के बाहर दुनिया के किसी भी कोना में, दुनिया के किसी भी देशों में रहता है, तो एक हमारा जो फिनेंशियल ईयर होता है, एक फिनेंशियल ईयर में किसी देश के नागरिक, जैसे मैं भारत के नागरिक को माना, और वह विदेश में रहता है, और विदेश से जो भी वो अपना इनकम, नेट इनकम जो जनरेट करता है, उस इनकम को भारत में भेजता है और भारत के जीडीपी में उसे शामिल किया जाता है। यानी विदेश से कमाई गई जो मूल्य, या कह सकते हैं जो शुद्ध आय होता है, उसे जब देश के जीडीपी में ऐड कर दी जाती है, तो वह जो हमारा पार्ट होता है उसे हम जीएनपी कहते हैं। अब यहां पर सोचने वाली बात है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो मायने सी बात है, जब भारतीय कमा करके अमेरिका से भारत भेजा और अमेरिका भारत से अमेरिका भेजा, तो मायने सी बात हमारा हम एक्स और यहां एम का कॉन्सेप्ट रखेंगे। यानी हमने कितना आयात किया और कितना हमने निर्यात किया, तो ये हम वैल्यू को ही हम यहां पर अब ऐड करने वाले। तो जैसे कि मान के अब चलते हैं फॉर्मूला के आधार पर, तो जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस इक्वल टू हमारा जो भी जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस होता है, प्लस हमने कर दिया इसमें एक्स माइनस एम। ठीक है, तो एक्स माइनस एम, जहां आप कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू हमारा एक्सपोर्ट होता है और एम इक्वल टू हम इंपोर्ट कहेंगे। क्लियर हुआ? इंपोर्ट यानी ये हमने कितना, यहां अभी हमने कितना निर्यात किया और हमने कितना आयात किया। अब तो समझ में आ रही है। यानी एक वित्तीय वर्ष में हमने कितना निर्यात किया और कितना हमने आयात किया। तो अब मान के चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे कोई भारतीय, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल पहले दे रहा हूं फिर इसको समझाऊंगा। तो जैसे एक भारतीय जो है, ये भारतीय आपका अमेरिका में रहता है और अमेरिका से इन्होंने $100 जो है कमा करके इंडिया को भेजता है, और एक जो है अमेरिकन है, ठीक है, यूएसए वाला है, जो इंडिया में रहता है, और इंडिया से मान लिया जाए कि वह $120 वो कमा करके इंडिया से अमेरिका को भेजता है। तो मैंने प्रश्न होता है कि भारतीयों ने अमेरिका से कमा करके भारत को $100 भेजा, और अमेरिकन जो है वो भारत से कमा करके $120 अमेरिका भेज दिया। तो इससे हमारा क्या होगा कि यदि हम बात किया जाए, तो हम नेट की यदि बात करें, तो नेट इक्वल टू हम कहेंगे कि इंडियन, हम कहेंगे इंडियन माइनस हम कहेंगे अमेरिकन। तो अब सोचने वाली बात है कि यहां पर हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस। तो हमने $100 या $100 इंडिया को भेजा और यहां से $120 अमेरिकन लेके चले गए, यानी इक्वल टू हमारा -$20 का क्या हुआ, डेफिसिट हुआ। यानी यहां इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारा जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस जो होगा इंडिया का, वह डेफिसिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में आया कम और देश से चला गया अधिक। क्लियर हुआ? देश से चला गया अधिक। ठीक उसी प्रकार तो अब होता है, इसको हम दूसरे फॉर्मूला में भी हम बना सकते हैं कि हमारा जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस इक्वल टू हम कहेंगे कि हमारा जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस प्लस हम कहेंगे नेट इनकम गेन्ड बाय इंडियन, नेट इनकम gained by Indians from abroad। यानी हमारा जो भी जीएनपी है, इस जीएनपी में हमने देखा कि जो हमारा कुल जीडीपी हुआ, इसमें भारतीयों के द्वारा, देखो हमारे भारतीय जो हैं, तो मायने सी बात है कि मान लो यह अमेरिकन है, यह भारतीय है, तो आया कितना और गया कितना, यही हम बात कर रहे हैं ना।
हमारा आया कितना और गया कितना, तो पता चला कि हमारा आया $100, चला गया $120, यानी $20 का लॉस हो गया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो हमारा GNP ऑन मार्केट प्राइस इक्वल टू, इसको ये भी कहेंगे कि GDP ऑन मार्केट प्राइस प्लस कहेंगे नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी विदेशों से भारतीयों द्वारा कितना कमाई गई आय है। तो यदि इस फॉर्मूला को कहेंगे तो दोनों फॉर्मूला आपको काम कर गया कि या तो आप कहेंगे कि GNP ऑन मार्केट प्राइस इक्वल टू आप कहेंगे कि GDP ऑन मार्केट प्राइस प्लस NIFA यानी नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, या इसी को आप कहेंगे कि GNP ऑन मार्केट प्राइस इक्वल टू जो भी हमारा GDP ऑन मार्केट प्राइस है माइनस X माइनस M, यानी हमारा देश में आया कितना और देश में गया कितना। तो यदि हमारा मान के चलते हैं कि विदेश से ज़्यादा इनकम आता है और देश से इनकम विदेश कम जाता है, तो इससे क्या होता है कि हमारे देश का जो GNP होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन यदि देश से ज़्यादा चला गया और आया कम, तो इससे प्रूफ होता है कि हमारा जो GNP होता है वो लॉस का शिकार होता है। इज इट क्लियर? यानी हम यहाँ पर कुछ नहीं ज़्यादा किया, यहाँ हमने किया क्या, अब शुद्ध हिंदी में आ जाते हैं। तो जो भी हमारा GNP ऑन मार्केट प्राइस इक्वल टू हमने क्या किया कि जो भी हमारा GDP ऑन मार्केट प्राइस है इसमें हमने किया ऐड किया कि भारतीयों, फिर से करते हैं, भारतीयों द्वारा विदेश से कमाई शुद्ध आय कर देता, कमाई शुद्ध आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत से कमाई शुद्ध आय, यही फॉर्मूला आपको याद करना है। तो अब प्रश्न होता है मेरे प्यारे बच्चों कि मान के हम चलते हैं कि हमारा GDP ऑन मार्केट प्राइस जो है प्लस हमने किया, भारतीयों द्वारा कमाई गई $100 मान लो भारत में आया और विदेशियों ने $120 भारत से कमा के लेके चला गया। यानी अब आप कॉमन सेंस आप लगाते हैं कि जब हम GNP ऑन मार्केट प्राइस निकालेंगे तो हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो पता लगा कि आया 100 और गया कितना 120, यानी ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो यहाँ हम कहेंगे कि GNP ऑन मार्केट प्राइस जो होगा इन डेफिसिट होगा, यानी हमारा GNP जो हुआ वो हमारा ह्रास हुआ या कह सकते लॉस में गई। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है, हम यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं कि जैसे यहाँ 100 किया, ऐसा भी हो सकता है कि भारतीयों द्वारा मान लिया जाए कि $140 कमाई गई और विदेशी जो है इनके द्वारा $80 कमा करके भेजी गई। तो वैसे परिस्थिति में हमारा क्या होगा कि यहाँ पर यदि हम $140 यहाँ पर रखें तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा इंडियन या इंडियाज हमारा जो GDP होगा ऑन मार्केट प्राइस, इसमें हमने क्या कर दिया, तो पता चला कि $140 हमारे यहाँ आया और $80 ही गया, यानी प्लस हमारा जो हुआ $60 हमारा ऐड हो गई। तो इससे क्या होगा कि हमारा भारत का GNP ऑन मार्केट प्राइस इन सरप्लस हो जाएगा, लेकिन हमारे देश का जो GNP होता है वह बहुत कम ही सरप्लस होता है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा आज भी दुनिया के जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी पे हमारी निर्भरता बनी हुई है। चाहे हम कच्चा तेल को लेते हैं, टेक्नोलॉजी को लेते हैं, है ना। जैसे आज ही हम भारत की बात करें तो अमेरिकन कंपनी एप्पल आ चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम भारत से जनरेट कर करके वह विदेश में भेज रहा है। भारत में यदि देखा जाए तो सैमसंग काम कर रही है, ये भी कमा करके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो है साउथ कोरिया को भेज रही है। चाइनीज माल हम ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश में इनकम कम आ रहे हैं, डॉलर कम आ रहे हैं, लेकिन देश से डॉलर अधिक जा रहे हैं। यही कारण है कि हमारे देश का जो GNP है, यह GNP हमेशा डेफिसिट का शिकार होते जा रहा है। तो बेटा ये पूरा का पूरा मामला समझ में आ गया कि GNP हमारा क्या होती है। तो ये हमारा GNP होता है। अब हमारा इसमें अगला जो टॉपिक रहेगा वह NNP रहेगा, ठीक है। NNP का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट,
यानी इसका शुद्ध हिंदी जो होगा वह होगा निवल, या कहेंगे शुद्ध राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। अब ये निवल या शुद्ध राष्ट्रीय आय किसको आप कहेंगे? इसका यदि मान लिया जाए आपसे डेफिनेशन पूछ दिया तो कुछ नहीं करना है। इसमें हुआ क्या कि जो भी हमारा जीएनपी है तो जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस माइनस हम कर सकते हैं डेप्रेसिएशन। ठीक है, डेप्रेसिएशन। डेप्रेसिएशन का हिंदी होता है ह्रास। यानी जो भी आपने जीएनपी था तो यह हमारा एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस निकल जाएगा। यानी जो भी हमने जीएनपी अभी गेन किया, इस जीएनपी में से केवल हम डेप्रेसिएशन को घटा देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपने विदेश से कमा करके इनकम को लाया, तो मायने सी बात है आपको तो टैक्स भरना होगा ना। तो जैसे आपने टैक्स भरा या विभिन्न प्रकार के जो अन्य प्रकार के जो आपके खर्चे होती हैं, वे सारे खर्चों को यदि आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसमें से घटा दिया, तो जो वैल्यू बच जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को हम लोग बोलते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी किसी भी जीएनपी में से हम जब अपने डेप्रेसिएशन को घटा देंगे तो ये हमारा एनएनपी निकल जाएगा। या आप इसको दूसरे फॉर्मूला के आधार पर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमारा जो भी एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस होता है इक्वल टू जीएनपी का मतलब हमने क्या देखा था? तो हमने देखा था कि जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस प्लस एक्स माइनस एम, यही ने किया था, माइनस डेप्रेसिएशन कर देंगे, माइनस डेप्रेसिएशन कर देंगे, यानी ये भी हो गया। तो ये आप कह सकते हैं ये हमारा और करके निकाला, और इसी आधार पे हम कह सकते हैं तो माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस में हमने एक्स माइनस एम, यानी विदेश से आया कितना और विदेश में गया कितना, यही वैल्यू हमारा हुआ। एक्स माइनस एम का मतलब हुआ कि हमने आयात कितना किया, हमने निर्यात कितना किया, हमारे देश में डॉलर कितना आया और देश से डॉलर कितने चले गए। तो यही जो हमारा वैल्यू है, यहाँ से यहाँ का जो हमारा वैल्यू है, इसी वैल्यू को हमने क्या दिया था? तो इसी वैल्यू को हमने कहा कि जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन जो मार्केट प्राइस होती है इक्वल टू, अब कंप्लीट जो हमारा हुआ ये हमारा जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस हो गई। तो जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस, उसके बाद हम केवल कर दिया यहाँ पर डेप्रेसिएशन, तो इससे हमारा निकल गया देश का नेट नेशनल। अब इस आधार पे यदि हम नेट नेशनल की बात करें तो आप एक चीज़ों को महत्वपूर्ण याद रखना है यहाँ पर कि जो हमारा एनएनपी होता है, ठीक है, तो एनएनपी को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये ध्यान देंगे, एनएनपी को हम राष्ट्रीय आय कहा जाता है, कहा जाता है। अब एनएनपी को राष्ट्रीय आय का मतलब शुद्ध इंग्लिश कर रहे हैं इसे, तो इसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। और इस तरह से एक फॉर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये बनेगी कि आप हमें प्रति व्यक्ति आय निकालिए। तो प्रति व्यक्ति आय यदि आपको निकालना हो, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू, यानी पीसीआई पर कैपिटा इनकम इक्वल टू क्या होगा? तो आप कहेंगे कि पर कैपिटा इनकम इक्वल टू, हम कहेंगे कि जो भी हमारा एनएनपी होता है जिसे हम नेशनल इनकम कह रहे हैं, बाई हमारा जो टोटल पॉपुलेशन होता है, ये टोटल पॉपुलेशन से जब आप डिवाइड करते हो तो जो भी आपका वैल्यू निकल के आता है उसे हम पर कैपिटा इनकम कहेंगे। क्लियर हो गई? यानी जो भी हमारा एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इस नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और इस राष्ट्रीय आय यानी एनएनपी में हम देश की जो टोटल हमारी पॉपुलेशन है यानी जनसंख्या है, ये जनसंख्या से जब आप भागा दे देते हो, तो भागा देने के बाद यानी उसमें डिवाइड करते हो, तो डिवाइड करने के बाद जो भी आपका वैल्यू निकल के आता है उसे हम लोग नेशनल इनकम कहेंगे, है ना। तो ये बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछती है कि नेशनल इनकम क्या होता है। अब यहाँ पर सबसे प्रमुखता से हमें एनएनपी के बारे में थोड़ा सा और देख लेंगे। तो किसी भी देश का जो एनएनपी होता है, ध्यान देना, तो एनएनपी की यदि बात किया जाए तो एनएनपी जो हमारा होता है, तो एनएनपी के माध्यम से हम कहेंगे कि इसके माध्यम से किसी देश की, या दूसरे स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है, दूसरा स्लाइड में इसको क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर घिच पिच हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पूरा क्लियर हो गया होगा। एक बार आप हमें बता दें कि हाँ सर क्लियर है, ये पूरा डेटा आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आज से पूछे जाएंगे, आराम से कीजिएगा। अब हमारा एनएनपी की बात थोड़ा कर लेता हूँ। तो देखो एनएनपी जो हमारी होती है, एनएनपी का मुख्य रूप से हम यदि कहें तो आप ये बाबू लोग कह सकते हो कि एनएनपी जो होता है किसी देश का या किसी अर्थव्यवस्था का
किसी अर्थव्यवस्था का गुणात्मक यानी क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, तो इसको अंग्रेजी हो जाएगा क्वालिटेटिव, गुणात्मक के साथ साथ गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक वृद्धि को दर्शाता है। मात्रात्मक का होता है क्वांटिटेटिव, यानी इसमें यदि देखा जाए तो ये जो हमारी इकोनॉमी होती है, एनएनपी जो होती है, यह एनएनपी में हमारा क्वालिटी के साथ साथ ये हमारा क्वांटिटी जो होता है, ये क्वांटिटी के भी बेस को बताता है, क्वांटिटी को भी दर्शाता है। यानी हम इस आधार पे हम कहेंगे कि किसी देश का जो एनएनपी होता है, इसमें यदि मान लिया जाए यदि लगातार वृद्धि होता है, लगातार वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में सामाजिक आर्थिक बौद्धिक के साथ समग्र विकास को दर्शाता है, तो ये सारे हमें क्वेश्चंस एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत आराम से इसके क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे जो पार्ट थे हमारे नेशनल इनकम से रिलेटेड पार्ट थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक पार्ट हम लोग को और समझना होगा कि जब नेशनल इनकम की बात करते हैं तो थोड़ा सा इससे रिलेट कभी कभी आपको इनकम भी पूछता है कि इनकम क्या होता है, ठीक है। यानी इनकम का मतलब हमारा होता है आय। तो देखो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आप बताओ कि इनकम कितने प्रकार के होते हैं, यानी इसका हिंदी हो जाएगा आय कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो बाबू, आय की यदि बात किया जाए तो आय मुख्य रूप से हमारा इकोनॉमी में हम इसे 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? तो ये हम 3 भागों में इसको आय को हम बांटने वाले हैं। सबसे पहला जो होता है वो हमारा पर्सनल इनकम होता है। पहला हमारा पर्सनल इनकम होता है जिसे आप व्यक्तिगत आय बोलेंगे। दूसरा जो हमारा होता है वह हमारा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होता है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं रियल इनकम। रियल इनकम यानी इनकम यदि देखें तो इनकम हमारा 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पर्सनल इनकम यानी व्यक्तिगत आय। अब प्रश्न होता है कि सर पर्सनल इनकम क्या कहेंगे? तो देखो, पर्सनल इनकम का मतलब होता है कि किसी वित्तीय वर्ष में, ध्यान देना है, किसी वित्तीय वर्ष में यानी एक फिनेंशियल ईयर में, ठीक है, किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा विभिन्न स्रोतों से कमाई गई आय यानी विभिन्न स्रोतों से जो भी आप इनकम जनरेट कर रहे हो। जैसे मान लिया जाए कि कोई राम नाम के व्यक्ति है, श्याम नाम के व्यक्ति है, अब उसका कुछ खेती से इनकम हो जाता है, हो सकता है कि वो उसका कुछ बाजार में दुकान चल रहे होंगे तो बिजनेस से आ जाता है, गाड़ी 2-4 को चलता होगा, घर का रेंट लगा हुआ होगा, उसके अलावा कुछ लोगों को ब्याज पर पैसा दिया होगा या बैंक में उनका पैसा जमा होगा तो उससे भी कुछ न कुछ उनको इंटरेस्ट मिलता होगा। जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है उस पर आपका इंटरेस्ट मिलता है। या कह सकते हैं जैसे कोई बच्चा है तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाता है, सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं स्कीम के माध्यम से भी आपको पैसा मिल जाता है। तो ये अनेक जो स्रोत होते हैं, जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, तो डिफरेंट सोर्सेस जो भी आप एक फिनेंशियल ईयर में आपने जो भी इनकम को जनरेट किया है वही इनकम आपका जो होगा
पर्सनल इनकम कहलाएगा। तो हर व्यक्ति का एक अपना पर्सनल इनकम होता है। आप हमेशा बोलते होंगे कि हमारा पर्सनल इनकम है, ये हमारा पर्सनल पर्स है। तो पर्सनल पर्स में पर्सनल इनकम जो होती है, यानी हर व्यक्ति को अनेक स्रोत होते हैं। कोई बेट कर करके करता है, कोई जुआ करके कमाई कर रहा है, कोई बिजनेस करके कर रहा है, कोई किसी के चीटिंग करके कर रहा है। यानी कमाने का जो स्रोत है, विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं। तो जब अनेकों अनेक स्रोतों से जो आप इनकम जनरेट करते हो, तो वह इनकम आपका जो होता है पर्सनल इनकम कहलाता है। जैसे हो सकता है आप लोग स्टूडेंट हैं, आप कहीं ट्यूशन पढ़ाते होंगे, तो ट्यूशन पढ़ा करके भी आप कुछ इनकम जनरेट करते होंगे, है ना। किसी को परीक्षा या किसी को फॉर्म भरवाना है, किसी को कहीं एडमिशन कराना है, उसमें आप कुछ ले लेते हो, तो वहाँ से भी आपको कुछ न कुछ इनकम जनरेट होता है। तो ऐसे परिस्थिति में या ऐसे गतिविधियों के माध्यम से यदि आपका थोड़ा बहुत भी इनकम जनरेट होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं पर्सनल इनकम। ठीक है। अब होता है कि मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति का जो इनकम है व्यक्तिगत राय से या स्रोतों से, यदि वो इनकम जो है 5 लाख 7 लाख रुपया जनरेट करता है एनुअली, तो ऐसे परिस्थिति में फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि आप यदि टैक्स नहीं देते हैं तो आपका इनकम हो सकता है कि ब्लैक मनी कहलाएगा, हो सकता है कि आपका इलीगल रूप से आपका इनकम जनरेट किया गया हो। तो ऐसे हमारे प्रावधान हो सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जब हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में आते हैं, तो इसमें नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारा यहाँ पर हुआ पीआई यानी पर्सनल इनकम हमने किया, यहाँ पर हमारा शॉर्ट में इसको हम कहेंगे डीपीआई, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो हमारा डीपीआई जो होता है, डीपीआई इक्वल टू हम डायरेक्ट कहेंगे कि जो भी आप अनेक स्रोतों से यू हैव अर्न्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो जो विभिन्न स्रोतों से आपका पर्सनल जो इनकम हुआ, इनमें से आप यदि टैक्स को घटा दो, ध्यान देना, जो भी आपने इनकम जनरेट किया पर्सनल इनकम से, तो इससे यदि आप अपने आप को टैक्स को घटा दो, जितना भी आपने एक साल में कमाया, सरकार को आपने टैक्स दे दिया, और टैक्स देने के बाद नाउ यू आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री, वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट नो वन कैन आस्क यू। कोई नहीं अब आपसे पूछेगा कि आप क्या करते हो, कहाँ खर्च कर रहे हो, क्या गंवा रहे हो, निवेश कर रहे हो, कोई नहीं पूछने वाला। क्योंकि अब आपका जो भी इनकम है, जो भी आपने डिफरेंट सोर्सेज से इनकम जनरेट किए थे, इस पर आपने सरकार को अब टैक्स दे चुके हैं, इसलिए अब आपसे कोई पूछने वाला है नहीं। तो आप उस पैसा को दान करो, घर बनाओ, किसी को फ्री में दे दो, किसी को कुछ भी करो, नाउ यू आर इंडिपेंडेंट। तो यदि आप अपने पर्सनल इनकम में से आप टैक्स को दे देते हैं, और टैक्स पे करने के बाद जो भी आपके पास बच गई है इनकम, उसी इनकम को हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहते हैं। क्लियर हुआ। किसी को व्यक्तिगत रूप से कमाई गई आय में से यदि हम टैक्स को दे दें या टैक्स का भुगतान कर लें, टैक्स का हम पेमेंट कर दें, और टैक्स पेमेंट करने के बाद बची हुई जो हमारी इनकम होती है, उस इनकम को हम बोलते हैं डीपीआई, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। आई थिंक समझ में आ गया। तीसरा हमारा होता है रियल इनकम। रियल इनकम क्या होता है? देखो, रियल इनकम को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है। जैसे मान के चलते एक एग्जाम्पल से पहले मैं देता हूँ, ठीक है। इसके लिए हमें एक पेज लेना होगा, तो अभी जाके क्लियर होगी। तो जैसे मान के हम चलते हैं, यहाँ पर हमें रियल इनकम बताना है और रियल इनकम हमें निकालना है, तो क्या हम करेंगे? तो रियल इनकम का मतलब जैसे मान लिया जाए कि यह एक व्यक्ति है, ठीक है, और इस व्यक्ति का नाम क्या कर दें, कर देता हूँ, इसका नाम है लुइस, ठीक है, लुइस फ्रोलोवा। अब ये लुइस फ्रोलोवा जो है, अब लुइस फ्रोलोवा का जो मंथली जो इनकम होता है, ये मान के चलते इसका मंथली जो सैलरी है साहब, ठीक है, इसकी मंथली सैलरी मान के चलते हैं कि 50,000 रुपया इसका पर महीना का सैलरी है। इमेजिन करो। अब होता है कि जो इसका महीना का जो 50,000 सैलरी है, क्लियर हो गई। अब कंपनी क्या करती है कि इसके बहुत ईमानदार था, या कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉई रहा है, ये बहुत ज़्यादा कंपनी के प्रति फेथफुल रहा है, ठीक है, और इस फेथफुल और ओबेडिएंट के कारण कंपनी जो है इसका इनकम जो है या इसका सैलरी जो है, इस सैलरी में उसको इंक्रीमेंट करता है, ठीक है, और इसको इंक्रीमेंटेड बाय हम कह सकते हैं, इंक्रीमेंटेड बाय, चलो भाई, एट द रेट ऑफ 5%, इसका इनकम में 5% का जो है सरकार, या कह सकते हैं जो कंपनी है, 5% का इसका इनकम जो है वो इंक्रीमेंट किया। तो अब मैंने सी बात, कितना अब इसका इनकम हो गया। तब इसका यदि हम करेंट इनकम की बात करें या करेंट हम सैलरी की बात करें, तो इस व्यक्ति का क्या हुआ सैलरी, तो 50,000, ध्यान देना, 50,000 का 5% इंक्रीमेंट हुआ, यानी 2 जीरो यहाँ 2500 रुपया इसका बढ़ गया।
यानी हम कहेंगे कि 50,000 में 2500 इसको ऐड हो गया, यानी करंट इसको 52,500 रुपया अब इसका सैलरी हो चुका है। क्लियर हुआ? अब इसका इनकम कितना हुआ? 52,500 रुपया सैलरी हो गया है। अब सोचने वाली बात है कि इसका इनकम जो है, इनकम कितना इंक्रीमेंट किया? 5%। अब इसी बाजार में यदि देखा जाए, अब हम मार्केट को लेकर के आते हैं। अब मार्केट में, इन मार्केट क्या होता है? तो मार्केट में यदि देखा जाए तो इसका सैलरी जो है, ये सैलरी इसका ग्रीव जो किया यानी बढ़ा एट द रेट ऑफ 5%, यानी 5% इसका सैलरी बढ़ा। और इसी दौरान यदि देखा जाए कि मार्केट में यदि इन्फ्लेशन देखा जाए तो मार्केट का जो इन्फ्लेशन है वो एट द रेट ऑफ की यदि बात करें तो इन्फ्लेशन मान लो कि एट द रेट ऑफ 2% बढ़ता है। यानी बाजार में जो मुद्रास्फीति है या जिसको आप महंगाई कहते हो, तो मान के हम चलते हैं कि व्यक्ति का सैलरी 5% बढ़ा, लेकिन महंगाई जो है वो 2% बढ़ा। तो इससे हुआ कि यदि 5% सैलरी बढ़े और 2% इसका जो है बाजार में मुद्रास्फीति बढ़ी, नो इफेक्ट हम कहेंगे, नॉट अफेक्टेड, यानी इसके इनकम पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मान लिया जाए कि फिर एक बार बाजार में चलते हैं और इन्फ्लेशन है, ठीक है, और मार्केट में यदि देखा जाए तो इन्फ्लेशन का रेट जो है, यह इन्फ्लेशन का रेट एट द रेट ऑफ 5% अब हो जाता है। फिर भी हम कहेंगे कि इसके इनकम पे नो अफेक्टेड, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन मान के हम चलते हैं कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन रेट है, यह इन्फ्लेशन रेट एट द रेट ऑफ 7% बढ़ गया और इस व्यक्ति का सैलरी मात्र 5% बढ़ा है। तो अब कहेंगे कि इसका जो इनकम है, तो हम इनकम एंड इसकी हम सेविंग की दोनों की बात करेंगे। तो इनकम एंड सेविंग इज अफेक्टेड बैडली, ठीक है, अफेक्टेड बैडली। अब इसका इनकम पर प्रभाव पड़ने लगा है। यानी किसी भी देश का नागरिकों का जो भी इनकम होता है, उस इनकम का जो मेजरमेंट होती है यानी माप होती है, वह करेंट का जो हमारा मार्केट इन्फ्लेशन होता है, यानी आप कहेंगे कि जो हमारा मुद्रास्फीति होता है यानी महंगाई का दर होता है, तो महंगाई के दर के आधार पर यदि बाजार में किसी की इनकम और किसी की सेविंग को यदि मेजर किया जाता है तो वह हमारा निकलता है रियल इनकम। कि हमने मान लो कि 100 रुपया कमा रहे हैं, पहले 100 रुपया कमाते थे तो 80 रुपया का हमारी बचत होती थी। अब आज 100 रुपया कमा रहे हैं तो पता लगा है कि 60 रुपया की बचत हो रही है, लेकिन रियल में हमारा बचत कितना हुआ? तो 60 का, पहले रियल कितना था? 80 का, यानी 20 रुपया हमारा रियल क्या है? लॉस हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं रियल इनकम। क्लियर हुआ? तो हम कहेंगे कि रियल इनकम जो होता है ऑलवेज measured on current market inflation rate। और इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि आपका इनकम से रेट ऑफ इन्फ्लेशन यदि कम है तो आपका इनकम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाली है। और यदि मान के हम चलते हैं कि आपका इनकम से ज़्यादा या जो भी आपका सैलरी है, सैलरी इंक्रीमेंट से ज़्यादा यदि किसी भी कारणवश हम कहेंगे कि यदि आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो आपका इनकम जो होता है, इनकम पे एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इज इट क्लियर? तो ये पूरे स्टेटमेंट को, इस बातों को आपको समझना होगा, ठीक है। अब होता है मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम इस आधार पर चलें तो हमारे भारत में यदि देखा जाए तो आपसे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारा इनकम जो होता है, या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जो आय होती है, इस राष्ट्रीय आय की गणना कितने तरह से होती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो देखो, हम करते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, हो जाएगा हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम मतलब हुआ राष्ट्रीय आय मापने की विधि, ठीक है, आय मापने की विधि। तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय मापने का 3 विधि है बाबू लोग। ओनली 3 मेथड्स वी आर डिस्कसिंग ऑल अबाउट, ठीक है। देयर आर 3 मेथड्स, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में ऊपर लिख देता हूँ 3
3 मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय मापने के लिए हमारे पास साहब 3 ही तरीका होते हैं और 3 तरह से हम देश के राष्ट्रीय आय जो होते हैं वो मापते हैं। एक हमारा होता है प्रोडक्शन मेथड, एक होता है हमारा प्रोडक्शन मेथड, एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, और एक हमारा होता है इनकम मेथड। और आपको बता दूं कि तीनों जो मेथड था या तीनों जो इनकम को मेजर करने का जो कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट जो देने वाला है, दिस कॉन्सेप्ट यू कैन से दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय साइमन कुजनेट, यानी एक कॉन्सेप्ट जो इनकम का जनरेट करने या इनकम को जो मेजर करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट साइमन कुजनेट जो थे, ये साइमन कुजनेट के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर प्रोडक्शन मेथड होता क्या है, जिसको हम लोग उत्पाद विधि कहते हैं या उत्पादन कहेंगे। तो हमारा उत्पादन विधि एक होता है, एक हमारा व्यय विधि होता है और एक हमारा आय विधि होता है। ठीक है, एक हमारा आय विधि होता है। और इसी 3 विधि के माध्यम से देश में जो नेशनल इनकम होती है वह नेशनल इनकम को मापा जाता है। अब यहाँ बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है कि सर इसको कैसे मापेंगे। तो देखो, प्रोडक्शन मेथड का मतलब होता है कि किसी भी देश में, जैसे हमारा भारत है तो हमारे देश में बहुत सारे कंपनियां हैं, जैसे टाटा है, जियो है ना, अनेक प्रकार की कंपनियां हमारे देश में हैं। तो हमारा एक जो फिनेंशियल ईयर होता है, इस फिनेंशियल ईयर में जो भी हमारी टोटल प्रोडक्शन होती है, ये टोटल प्रोडक्शन में जितनी भी हमारे देश में कंपनियां हैं, ये सभी कंपनियां का अपना यदि देखा जाए तो हर कंपनियां का अलग अलग यानी सेपरेट उनकी क्या कंट्रीब्यूशन होती है। यानी एक साल में जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं गुड्स या सर्विसेज, तो एक साल के गुड्स या सर्विसेज जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें देश के सभी कंपनियों का अपना क्या क्या उनकी योगदान होती है, उसे हम कहते हैं ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्शन मेथड। क्लियर हुआ? जैसे मान के चलते हैं कि हमारे देश में एक साल में टोटल 10,000 मारुति का निर्माण हुआ, एक साल में 10 मारुति प्रोडक्ट हुए, मैन्युफैक्चर्ड हुए, तो जो ये 10,000 या 1,000 हमने मारुति को प्रोडक्ट किया, इस प्रोडक्ट में भारत में जितने भी कंपनियां जो मारुति का निर्माण करते हैं वे सभी कंपनियों का क्या योगदान है, 1,000 में कौन कंपनियां कितना मारुति का निर्माण किया और उस निर्माण में कितने लोगों को उसे इनकम का स्रोत जनरेट हुए, उससे हमारे देश के इनकम पर क्या प्रभाव पड़ा, देश के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा, या देश का जो हमारा सेविंग होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सभी का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं साहब? इसको हम बोलते हैं बाबू लोग, इसी को बोला जाता है प्रोडक्शन मेथड। यानी एक वित्तीय वर्ष में, तो आप यहां लैंग्वेज में लिख लो, किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं में उत्पादन करने वाले सभी कंपनियों का या उद्योगों का व्यक्तिगत योगदान का पता चलता है। क्लियर हो गई? यानी एक जो हमारा वित्तीय वर्ष है, इसी को हमने एक एग्जाम्पल तौर पे बताया कि जैसे एग्जाम्पल में हम रखेंगे
कि हमारा 2025-26 हमारा फिनेंशियल ईयर चल रहा है, और इसमें यदि हम देखा जाए तो कार निर्माण जो हमारे देश में हुआ है, यह कार निर्माण हमारा टोटल 10,000 कार का निर्माण हुई है। तो मायने सी बात है कि जो 10,000 हमारे यहाँ कार का निर्माण हुए, इसमें टाटा कंपनी है, ठीक है। इसमें यदि सूमो देखा जाए तो सूमो जो होता है, ठीक है। उसके बाद मारुति भी कंपनी निकालती है। उसके बाद एर्टिगा, ये सब भी है, ठीक है। तो ये सारे मान लिया जाए कि सारे, हम महिंद्रा को भी बात कर लेता हूँ, जैसे महिंद्रा भी हमारे देश में कंपनी है, ठीक है। जैसे टोयोटा कंपनी है, देश में प्रोडक्शन करती है। तब मायने सी बात है कि हमारे देश में मारुति का निर्माण, कार का निर्माण करने वाले ये सारे कंपनियां हैं। तो ये जितने भी हमारे देश में कंपनियां हैं, ये सभी कंपनियां ने कितना कितना प्रोडक्शन किया। तो पता चला कि टाटा ने 300 मारुति का निर्माण या 3,000 मारुति का निर्माण किया। सूमो जो है 1,000 मारुति का निर्माण किया, है ना। मारुति जो है, ये मारुति मान लिया जाए कि 500 का निर्माण किया, ठीक है। महिंद्रा जो है मान लिया जाए कि 2,000 मारुति का निर्माण किया। टोयोटा जो है कितना अब बच गया, 3 2 5 6 6.5 है ना, 6.5 यानी 3500 मान लो इन्होंने निर्माण किया। तो यहाँ पर क्या हुई, टोटल जो हमारी प्रोडक्शन हुआ, ये टोटल प्रोडक्शन में जितने भी कार निर्माण करने वाली कंपनियां थी, ये सारे कार निर्माण करने वाली कंपनियों का हमने कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर देखने की कोशिश किया कि कौन कंपनियां कितना मारुति का निर्माण किए हैं। यदि टोटल हमारे यहाँ 10,000 मारुति एक साल में बन करके तैयार हुआ, तो ये 10,000 में कौन सी कंपनियां ने कितना प्रोडक्ट किया। क्लियर हो गई। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन मेथड। यानी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन जितने भी हुए, उस उत्पादन में कंपनी जो उससे रिलेट है, तो वह कंपनी या उद्योगों की कितनी योगदान है, कितनी उनकी कंट्रीब्यूशन है, कितनी उनकी उपलब्धि है। तो ये आधार को ही हम लोग कहते हैं कि ये हमारा कहलाता है क्या, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन मेथड। क्लियर हो गया। अब हमारा होता है, मान लिया ऐसा हम विधि व्यय की बात करते हैं, तो व्यय भी बहुत आसान है, ठीक है। यदि हम व्यय विधि की बात करते हैं, यानी एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखो एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या हुआ, आपने मैंने सीधा व्यय विधि इसको हिंदी बोलेंगे। तब एक वित्तीय वर्ष में सारे कंपनियां ने अपने अपने तौर तरीका से जो भी प्रोडक्शन किया, तो जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया, तो उस प्रोडक्शन को हमने क्या किया होगा, तो वो जो इन्होंने प्रोडक्शन किया, तो या तो हम कंजप्शन उस लोगों ने किया, या तो उस पर इन्वेस्टमेंट किए गए होंगे, यही हुआ होगा। इस पे गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर आया होगा, और हम टोटल यानी नेट हमने एक्सपोर्ट भी किया होगा। क्लियर हो गई। यानी इसका मतलब हुआ कि हमने टोटल कंजप्शन कितना किया, यानी देश में जो हमारा बना, हम कितना देश में यूटिलाइज कर रहे हैं, ये बनाने पर या खरीदने पर हमारा कितना, यानी टोटल हमारा इस पे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी हम इस पे कितने हमने खर्च अपने इनकम का पार्ट किए। इसमें गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट इस पे कितना खर्च किया, यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस इसमें कितने ऐड हो गए, और बनने के बाद हमने नेट कितने एक्सपोर्ट किए विश्व में, अपने देश से बाहर हमने कितने प्रोडक्ट, जो हमारा एक साल में प्रोडक्ट हमने किया, इस प्रोडक्शन को हमने कितने दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भेजे। तो ये जो हमारा पार्ट होगा, ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड होगा। यहीं से हम कहेंगे कि जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस, यहाँ से निकलेगा कि C+I+G+NX, यानी यह हमारा एक जीडीपी का ये भी हमारा पार्ट है। तो हम कहेंगे कि एक जो हमारा वित्तीय वर्ष होती है, इस एक वित्तीय वर्ष में हमने टोटल कितना प्रोडक्शन किया, और इस प्रोडक्शन पर हमने उस प्रोडक्शन को कितना हम यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, कितना उसको पर हमारी खर्च हो रही, जो हमारी इनकम है वो कितना उस पर खर्च कर रहे हैं, सरकार इस पर कितना खर्च करे, उसके अलावे देश की जो हमारी नीड थी, देश की नीड को फुलफिल करने के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में हम कितना इसको एक्सपोर्ट किए हैं, इस आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यही हमारा कहलाता है एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर हो गया। अब हमारा अंतिम रूप से यदि देखा जाए तो हमारा एक इनकम मेथड भी होगा। तो जो हमारा इनकम मेथड होता है बड़ा खतरनाक कह सकते हैं।
तो इनकम मेथड में क्या होती है, जो भी हमारा इनकम मेथड होगा इसको कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझिएगा। तो इनकम मेथड में हमारा होता है कि आखिर अब हमारे पास जो भी हमने प्रोडक्शन किया और उस प्रोडक्शन को हमने यूटिलाइज किया, तो अब यहाँ पर होती है कि जो भी हमारी आय होती है उस आय को या तो हम खाने पे उपभोग पे खर्च करते हैं, या तो निवेश करते हैं, या हमारे पास जो बचता है उसको बैंक में रहते हैं। यही हमारा टोटल इनकम होता है। यानी इनकम मेथड का मतलब हुआ हमारा आय विधि। तो आय विधि का मतलब हम डायरेक्ट इसको पहले एक डेफिनेशन, एक लाइन दे देता हूं, उसके बाद फिर इसको हम स्ट्रक्चर वाइज बताऊंगा। तो इनकम मेथड का मतलब हम कह सकते हैं, यदि हमें इनकम मेथड को निकालना होता है तो इसमें क्या होता है कि आप कहेंगे किसी अर्थव्यवस्था में, किसी अर्थव्यवस्था में या तो आय का भाग निवेश व्यय पर खर्च किए जाते हैं, या बचत में लगाए जाते हैं। क्योंकि अब आपके पास जो भी इनकम है उस इनकम को या तो आप खाने पीने में खर्च करते हो, कपड़ा खरीदने में खर्च करते हो यानी अपने ऊपर, या फिर आप कहीं बिल्डिंग जमीन खरीद कर खर्च कर देते हो, उसको निवेश कहते हैं। और उसके बाद फिर पैसा बच जाती है तो फिर आप एक ही काम करते हो, उसको कहीं बैंक में डाल देते हो, सेविंग अकाउंट में डाल देते हो। तो हमारा आय विधि का एक हम मैप देंगे कि हमारी जो आय विधि होती है, इस आय विधि हमारे आय कितने प्रकार के होते हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें यदि देखा जाए तो इसको हम 3 भागों में बांटने के आपको कोशिश करेंगे कि आराम से इसको समझ में आ जाए। तो देखो, आय का सबसे पहला यदि देखा जाए तो किसी भी देश के जो नागरिक होते हैं, जैसे हमारे भारत में यदि देखा जाए सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो कर्मचारी की क्षतिपूर्ति पहले देखा जाए। कर्मचारी की क्षतिपूर्ति यानी सबसे ज़्यादा सरकार, या मान लिया जाए कि आप किसी प्रकार के आपके हैरेसमेंट होता है तो इस पर क्या होती है कि सरकार की तरफ से आपको कुछ खर्च किए जाते हैं, आपका मेडिसिन दिया जाता है, आपका फर्स्ट एड दिए जाते हैं, तो इससे क्या होता है आपका इनकम बचता है। क्लियर हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात करेंगे तो इससे क्या होगा, यदि क्षतिपूर्ति से होगा तो इसमें आपका, जैसे हम मजदूरी की बात करेंगे, हम वेतन की बात करेंगे, तो चाहे हमारा वेतन होता है या कह सकते हैं हमारी मजदूरी होती है, ये जो हमें प्राप्त होता है, तो यह भी हमारा एक कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के रूप में, या कर्मचारियों को कह सकते हैं कि आय के रूप में यहाँ पर उसको उपलब्ध कराई जाती है। और इससे हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष आय नगद भुगतान के रूप में भी मिलता है। ठीक है, प्रत्यक्ष आय नकद भुगतान, क्योंकि अब क्या होता है कि डायरेक्ट उसके जो अकाउंट होते हैं, बैंक खाता जो होते हैं, उनके बैंक खाता में ही डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है। तो हम कैसे अन्य भी व्यय होते हैं, इसके अलावे हम अन्य व्यय भी कह सकते हैं। और अन्य व्यय का मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि किसी भी नागरिक को, यदि वो सरकारी कर्मचारी है या कहीं भी कर्मचारी है, तो उनको हम यातायात सुविधा दिया जाता है, घर दिया जाता है, इस तरह से कहेंगे। तो यातायात सुविधा, घर आदि, तो ये सभी भी एक तरह से कहेंगे कि कोई भी देश के जो कर्मचारीगण होते हैं उनको सरकार के द्वारा इस तरह से इनकम का एक स्रोत के रूप में उनको उपलब्ध कराई जाती है। एक उनको इनकम ही मिलता है, क्योंकि मायने सी बात है कि उनको वेतन और मजदूरी जो होता है यह उनको सरकार अपने संचित निधि से देती है। उसके बाद उनको बैंक ट्रांसफर से पैसा भेज दी जाती है, वो कहीं कहीं का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो सरकार उनके लिए खर्च भी करती है। तो यदि ये सारा खर्च नहीं किया जाए तो किसी जनता पर ये बर्डन अलग से पड़ेंगे। तो इसलिए यह भी किसी व्यक्ति का, किसी कर्मचारी का एक कहेंगे कि इनकम का स्रोत माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण यदि बात देखा जाए तो दूसरा में हम परिचालन की बात करेंगे। तो परिचालन जो होता है किसी भी नागरिकों का, तो ये परिचालन पे भी हमारी अधिक होती है। जैसे आप परिचालन की बात करते हैं तो इसमें आपका किराया सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला इसमें आपका
किराया होता है, चाहे आप रेंट की बात करें या फेयर की आप बात करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, अनेक प्रकार के आपको रॉयल्टी मिलती है, रॉयल्टी, ठीक है। और इस रॉयल्टी के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी मार्केट होती है, तो मार्केट में हम अनेक प्रकार के हम यहाँ पर लाभ जनरेट करते हैं। जैसे यदि हम लाभ की बात करें, 2-3 हम लाभ बता देते हैं। तो जब रॉयल्टी मिलती है, एक अपनी छवि मिलती है, एक हमारी एक पहचान मिलती है। तो जैसे एक हमारा इसमें हम कह सकते हैं जैसे निगम कर होता है ना। तो निगम कर आपको, उसके बाद कुछ लाभांश भी होते हैं। आप यहाँ पर निगम कर के साथ साथ कुछ आप लाभांश को भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ लास्ट में हम कर देते हैं आदि। अब ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा जो हमारा होता है आय के स्रोत की यदि बात करें, तो आय के स्रोतों में या हम कह सकते हैं मेथड, जो इनकम भी मेथड होती है, तो एक हमारा मिश्रित भी आय प्राप्त होता है, ठीक है। एक हमारे मिश्रित आय जो होता है, एक मिश्रित आय भी प्राप्त होते हैं। अब ये होता है कि मिश्रित आय हमें कैसे प्राप्त होता है, सर ये भी क्लियर कर दो। तो देखो बाबू, मिश्रित आय के रूप में जैसे आप छोटे व्यापारी होते हैं, तो छोटे व्यापारियों को जो इनकम टैक्स जो होता है उनको बहुत कम देना होते हैं। तो हम कह सकते हैं छोटे व्यापारियों से होने वाली आय, छोटे व्यापारियों से होने वाली आय, छोटे व्यापारियों से होने वाली आय, ठीक है। तो ये हमारे पूरे के पूरे जो हुए, ये हमारा आय मेथड हुआ, यानी इनकम मेथड हुए। और इस इनकम मेथड के माध्यम से भी हम कहेंगे, तो इस तरह से हमारे यहाँ इनकम की यदि बात किया जाए, तो हमारे देश में जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय की हम बात करेंगे, तो जो गणना की जाती है भारत में या दुनिया में, तो यह 3 तरीका से, जिसका एक कॉन्सेप्ट जो हमने बताया कि कंसेप्ट जो देने वाले थे, यह कंसेप्ट देने वाले साइमन कुजनेट थे। और साइमन कुजनेट के द्वारा एक कॉन्सेप्ट दी गई थी, और इसी आधार पर दुनिया की जो नेशनल इनकम होता है, ये देश का नेशनल इनकम मापा जाता है। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्वेश्चन होगा कि भारत में नेशनल इनकम को कौन मापती है ना। तो देखो बाबू, यदि हम भारत में राष्ट्रीय आय डालें, भारत में राष्ट्रीय आय, तो आपसे क्वेश्चन पूछना है कि भारत में राष्ट्रीय आय को कौन मापती है। तो देखो, हमारा भारत में यदि देखा जाए, तो हम कहेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की माप जो होता है, की माप पहले और अभी की बात करें तो माप CSO, कौन, CSO करती है। CSO का मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या नाम है। लेकिन अब इसको हम बात करेंगे कि इसकी नाम परिवर्तन कर दी गई है। ये संस्था को ही सरकार जो है समाप्त कर दी है, और एक नए संस्था के रूप में काम कर रही है। तो ये जो CSO जो था, इस CSO की स्थापना यदि देखा जाए, तो इसकी स्थापना हमारे भारत में 2 मई को हुआ था, ठीक है। यानी 2 मई 1951 को इस संस्था की स्थापना हुई थी। और एक और संस्था हमारे भारत में था, उसका नाम था NSSO, यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना जो था, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो इस संस्था का मुख्य रूप से काम जो था, वह देश के अंदर सर्वे करने का काम था, सर्वे करना। अब सर्वे किस किस चीज़ का करता होगा, तो जैसे हमारे देश में गरीबी पर सर्वे होती है, हमारे देश में बेरोजगारी पर सर्वे होती है, हमारे देश में जनसंख्या पर सर्वे होती है, देश में यदि देखा जाए तो शिक्षा का सर्वे होती है। यानी ये सारे जितने भी सर्वे होती है वह हमारा NSSO करती थी। और CSO का जो काम था, इसका 2-3 चीज़ काम था। जैसे इसका काम था हमारा राष्ट्रीय जो आय होता है, इस राष्ट्रीय आय की गणना कहेंगे, की गणना का क्लियर हुआ। इसका काम था प्रति व्यक्ति आय की गणना, पर कैपिटा इनकम की गणना। और तीसरा था हमारा जो बेस ईयर होता है, तो बेस ईयर जो होती है, बेस ईयर निर्धारित करना। बेस ईयर का मतलब होता है आधार वर्ष, ठीक है।
यानी ये इसका काम करने का मुख्य काम था। अब होता है कि यदि देखा जाए तो पिछले 23 मई, ध्यान देना, 23 मई 2019 को, ठीक है, CSO और NSSO को विलय कर दिया गया है, विलय कर दिया गया और अब एक नई संस्था बन गई और वह संस्था का नाम अब हो गया CSO प्लस NSSO इक्वल टू NSO। NSO का मतलब हुआ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्लियर हो गया। तो अब मोटा मोटी हम तौर पे कहेंगे कि अब एक संस्था नहीं रही, बल्कि अब मोटा मोटी तौर पे कह सकते हैं कि ये 23 मई 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी, ये दोनों संस्थाएं जो अलग अलग काम करती थी, ये दोनों संस्थाओं को सरकार जो है आपस में मर्ज कर दिया और मर्ज करने के बाद अब मात्र एक संस्था का निर्माण कर दी गई। अब एक ही संस्था है जो ये काम करती है। तो देश में राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है यह हमारा CSO करता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हम 2-3 पॉइंट को भी पहले डिस्कस कर देता हूँ, कुछ बचेगा तो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो हमारा CSO द्वारा अभी तक यदि देखा जाए तो अभी तक बेस ईयर का निर्धारण जो हुआ है, तो ये बेस ईयर का हिंदी होता है, बाबू एग्जाम में पूछेगा, तो बेस ईयर का मतलब होता है आधार वर्ष। तो ये जो बेस ईयर का आधार वर्ष पहले देखिएगा, कारण कि बहुत बार एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपसे दागे गए हैं, तो अभी देर नहीं कीजिएगा। तो 90 पहला हमारा था 1948 से 49, ठीक है, पहला था। उसके बाद 49 के बाद देखिएगा तो 1960-61 लाया गया, 1960 से 61 लाई गई। फिर आप देखेंगे 1971 से 72 लाई गई, अगला जो बेस ईयर था। तो इस तरह से एक एक करके या 71-72 नहीं करके 170 भी आप कर सकते, ठीक है। तो एक आपका 1970 से 71 लाया गया। उसके बाद 1981-82 लाई गई, ठीक है, 1981 से 82 लाई गई। उसके बाद यदि देखेंगे तो हमारे देश में 93-94 लाया गया, 1993-94 लाया गया। उसके बाद आप लास्ट देखेंगे तो 99 और 2000 की भी पीरियड में हमारे यहाँ बेस ईयर आया था, ठीक है। और इसके बाद 2004-05 लाया गया और उसके बाद 2011-12 लाया गया। तो अब यहाँ पर देखो 2-3 पॉइंट यहाँ समझना है कि जो 1948-49 का जो हमारा बेस ईयर था, यह हमारा पहला बेस ईयर था, यह हमारा पहला बेस ईयर था, पहली बात। और दूसरा, इसे हम ट्रेडिशनल बेस ईयर कहते हैं, ट्रेडिशनल बेस ईयर कहते हैं। अब कहो ट्रेडिशनल का हिंदी भी पूछेगा, इसे पारंपरिक आधार वर्ष इसे कहा जाता है। वर्तमान यदि 2011-12 देखा जाए तो ये हमारा अभी वर्तमान बेस ईयर है, लेकिन यहाँ नोट करके मैं लिख रहा हूँ, नोट ये लिखना है कि 27 फरवरी 2026 से नया बेस ईयर 2021-22 लागू होगा, ठीक है। ये पॉइंट को याद कर लेना है। यानी अगला हमारा 2026 में लागू होगा और वो बेस ईयर का रहेगा 27 फरवरी 2026 से लागू होगा, और ये नया बेस ईयर 2021-22 हो जाएगा। यानी कोरोना का जो पीरियड में थी, तो कोरोना पीरियड वाला जो हमारा बेस ईयर होगा इसको लागू कर दिए जाएंगे। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये हमारा पूरा का पूरा जो था ये। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट और इसमें हम कल डिस्कस करेंगे, फिर हम नई टॉपिक पे आ जाएंगे।
तो ये मुझे लगता है कि आराम से इसको आप याद कर लेंगे। टोटल आपका स्लाइड जो है, सारे स्लाइड को आप एक बार देख लीजिएगा। तो आज हम लोग सेवा यहीं पर रखते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे और नेक्स्ट डे मिलते हैं, तो आगे की बात इस पर हम करते रहेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर दें, जिससे कि हम आपको इस पर बात आगे की करते रहें।